अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर 8 में मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा नाज़िश। आज प्रोग्राम में जिन मौज़ूआत पर बात होगी सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं उन पर। सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली सियासी हलचल पर। सियासी वाबस्तगी रखने वाले निगरान वुज़रा और मुशीरों को हटाने की हिदायत कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रोग्राम में साबिका कबायली अजला के हवाले से NFC शेयर मनसूबे को मिलने तक सेहत कार्ड की अखराजात वफाक बर्दाश्त करे, ऐसा कहना है मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह का इसहाक डार को लिखे गए खत में। इसके अलावा हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा में तिजारती और कारोबारी हजरात से भत्ता तलब करने वाले गिरोह के हवाले से सहूलतकार को अदालत में पेश कर दिया गया है। अदालत ने मुलजिम इबाद गुल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ पेशावर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जाहिद उस्मान। इसके अलावा हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे कैसर तनोली और हमें ऑडियो कॉल पे ज्वाइन करेंगे पेशावर से ही रसूल डावर। आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मंजरनामे पर होने वाली हलचल के हवाले से। सियासी वाबस्तगी रखने वाले निगरान वुज़रा और मुशीरों को हटाने की हिदायत इलेक्शन कमीशन ने कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद वुज़रा, मावनीन और मुशीरों को हटाने की हिदायत जारी कर दी हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान को खत लिखा है, जिसमें निगरान वुज़रा, मुशीरान और मावनीन खसूसी की जानिब से सूबे के जो सियासी उमूर हैं उनमें मदाखलत का नोटिस लेते हुए उनको हटाने की हिदायत की है। निगरान वुज़रा का ये रवैया इलेक्शन एक्ट 2017 के मुनाफी है, ऐसा कहना है इलेक्शन कमीशन का। सूरत हाल क्या है, वो क्या वजूहात हुई, क्या वाक़यात हुए जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन को जो निगरान काबीना है उन्हें किसी सियासी जमात के साथ एफिलिएशन रखने के हवाले से पहले मुतनब्बे किया गया और अब जो है वो प्रॉपर हिदायत जारी कर दी गई है कि इन्हें काबीना से हटा दिया जाए। जाहिद उस्मान की तरफ चलते हैं सबसे पहले और उनसे पूछेंगे कि उनकी इस हवाले से उनके पास क्या मालूमात हैं और क्या तबसरा करेंगे वो इस सारी सूरत हाल पर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। जाहिद, क्या मामला ये है, हम देख रहे थे कि जब निगरान हुकूमत के क़याम के साथ ही एक बाज़गश्त सुनाई दे रही थी, एक शोशा उठ रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि जो काबीना के अरकान हैं वो सियासी एफिलिएशन रखते हैं अपनी जमातों के साथ, लिहाजा उनको हिस्सा ना बनाया जाए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी बड़ा हमने देखा मौक़िफ़ इसके ऊपर आया और यही कहा गया कि इनको काबीना का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो क्या आपके पास इत्तलात हैं इस हवाले से? अच्छा, इस तरह है, चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर जो सूबाई सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी आज़म खान को एक ख़त लिखा था और कहा था कि आपको सबसे पहले हमारे जो चेयरमैन है, जब आपका नाम सामने आया तो उसने सबसे पहले लब्बैक कहा है। उसके बाद आप इस तरह है, हमने कहा कि आप एक न्यूट्रल और हम्बल आदमी हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे यहाँ पर जितनी भी काबीना के अरकान हैं, जितने भी मुआविनीन खसूसी हैं, उसके अलावा मुशीर है, वजीर हजरात हैं, सारों का ताल्लुक जो है एक दो के अलावा पॉलिटिकल पार्टी से है। लेकिन हैरान तो इस बात पे भी हूँ कि इलेक्शन कमीशन को 6 महीने बाद होश आया है। 6 महीने तक ये चीजें चल रही थी, तो इसका मतलब है इसके पीछे मुहर्रिकात कुछ और हैं। मुहर्रिकात यह है कि निगरान हुकूमत को समेटने का वक्त आ गया है, एक और हुकूमत बनने जा रही है, शायद अबूरी हुकूमत हो खैबर पख्तूनख्वा में। इस तरह भी हो सकता है कि गवर्नर साहब भी अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठे। थोड़ा सा अबूरी हुकूमत के बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताइए। और ज़राए का ये भी कहना है, ज़राए का, मुस्तनद ज़राए का, कि जिन हजरात को पता है कि वो जाने वाले हैं तो वो गवर्नर साहब के पास गए थे, ठीक है, कि आप हमें बचा लें। लेकिन गवर्नर साहब अपनी कुर्सी बचा ले, बड़ी बात है, इनको कैसे बचाएंगे? अगर गवर्नर साहब बीच में आएंगे कि ये लोग जो हैं इनको रहने दे, तो इस तरह है कि गवर्नर साहब तो वैसे भी मुतनाज़ा हैं। अगर PDM जमातों के हवाले से बात करें, नून लीग की बात करें, उसके अलावा ANP सबसे ज्यादा जो है वो बात कर रही है इस चीज़ के ऊपर कि गवर्नर साहब जो है वो पोलिटिकली जो है बैकअप कर रहे हैं एक पार्टी को। वो PDM के मुतफ़िक़ का बंदे थे, लेकिन इस तरह है वो तो मौलाना साहब के साथ मुखलिस हैं और हर चीज़ में वो टांग गड़ाते हैं। अगर कोई तबादला होता है तो गवर्नर साहब की सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, वो तबादले में है। अच्छा, अबूरी हुकूमत इस तरह होती है कि अबूरी हुकूमत और निगरान हुकूमत में फ़र्क होता है। निगरान हुकूमत केयर टेकर, उनका काम होता है इलेक्शन और गवर्नेंस, लेकिन जब अबूरी हुकूमत आती है तो वो सब चीज़ें चलाते हैं, गवर्नेंस और उसके अलावा इंतखाबात अगर होते हैं, जब भी होंगे उसमें टाइम ये नहीं होता, टाइम फ्रेम नहीं होता। अबूरी हुकूमत जो है उसके पास टाइम फ्रेम जो है वो ज़्यादा, जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत है, इससे पहले भी पाकिस्तान में गवर्नर राज लगा था, अबूरी हुकूमत बनी है, इससे पहले इस तरह नहीं है कि कोई अबूरी हुकूमत बनी नहीं है। आपको लगता है कि चांसेस हैं अबूरी हुकूमत बनने के? चांसेस बहुत ब्राइट हैं, बहुत ज्यादा रोशन चांसेस है। जो हालात हम देख रहे हैं, अब इलेक्शन तो होने से रहे, ठीक है, इलेक्शन तो हम पहले भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं इलेक्शन, यस, इलेक्शन तो होने से रहे। अक्टूबर में तो
नामुमकिन नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, इलेक्शन का होना जो है वो एक मुआवजा होगा इन हालात में, मैं कह सकता हूँ कि मुआवजा होगा। हालात इस तरफ जाएंगे कि एक अबूरी हुकूमत आएगी, हो सकता है कि गवर्नर साहब जो हैं वो भी चले जाएं, उसकी जगह एक और बंदे आ जाएं, और ये भी हो सकता है कि कोई रिटायर बहुत बड़ा आदमी हो। इत्तलात हैं आपके पास? वो रिटायर बहुत बड़ा आदमी हो, इतना ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि बड़ा आदमी हो, शायद वो गवर्नर साहब की जगह बैठे और वो एक छोटी सी कमीना बना ले, जिसमें अबूरी सेटअप में जिस तरह होता है केयर टेकर के पास जो 3 महीने से ज्यादा, तो उसकी हैसियत ही खत्म हो जाती है। और ये लोग जो है तकरीबन 6 महीने से ज्यादा हो गए बैठे हैं और पॉलिटिकली खुलेआम ये चीजें कर रहे हैं। सही, जितने भी तबादले हो रहे हैं पैसों पे, इन लोगों ने तो करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, इसमें तो कोई दुराई नहीं है, इसमें तो कोई दुराई नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब होश आया, तो इसका मतलब किसी ने होश दिलाया है। ठीक है, किसी ने होश दिलाया है। कैसर तमली साहब की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। प्रोग्राम में वक्त देने का शुक्रिया। कैसर साहब, क्या माजरा हो गया ये? वो कहते हैं ना कि ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया। जैसे कि जाहिद की भी आपने बात सुनी, गुज़िश्ता 6 माह से ये हुकूमत चल रही है और इलेक्शन कमीशन जो है उस वक्त तक उन्होंने नोटिस नहीं लिया। ऑल दो कि जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक वुज़रा थे, बिलखुसूस तैमूर झगड़ा की जानिब से, आतिफ खान की जानिब से बार बार शौकत यूसुफ़ज़ई की जानिब से तवज्जो दिलाई जा रही थी कि इनकी एफिलिएशन जो है वो सियासी पार्टियों के साथ है। निगरान वज़ीर आला को ख़त लिखा गया, लेकिन उस वक्त उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की थी सुनने की। इसके अलावा जो PDM इत्तेहादी जमातें हैं उनके रहनुमाओं की तरफ से भी कहा जा रहा था कि सियासी वाबस्तगी रखने वाले काबीना के जो अरकान हैं उनको हटाया जाए या इनसे बास पुरस की जाए। तो तब तक तो हमें चीज़ें जो हैं वो बड़ी लग रही थी कि अच्छा ठीक है, स्मूथ जा रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा। अब क्या हो गया है? फातिमा बहुत शुक्रिया, बहुत देर कर दी मेरे वहाँ आते आते। मामला ये है कि आपने कहा एकदम से हो गया, एकदम से नहीं हुआ। जो कारकर्दगी थी वो आपके सामने है, उस्मान के सामने है, मेरे सामने है, और खैबर पख्तूनख्वा और खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके सामने उनकी कारकर्दगी है पिछले 6 माह की, कि वो क्या कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, वो उनका एजेंडा क्या था, किन मकासद के लिए आए थे और किसके असूल के लिए वो काम कर रहे थे। ये चीज़ तो बहुत वाज़ह थी। लेकिन बात वही है कि इलेक्शन कमीशन को शायद बहुत लेट ख्याल आया। और दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब कौन सा सेटअप आएगा, अबूरी सेटअप आएगा, नई निगरान काबीना आएगी। आप लोग पेशावर में बैठे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का कैपिटल है, उस्मान बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, इनके पास मालूमात ज़ाहिर बात है जो हैं किसी न किसी इनके मुस्तनद सोर्स से ही आई होंगी। लेकिन मेरी इससे राय बिल्कुल मुख्तलिफ है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बैठ कर, कि हमारे जो ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, वो यही कह रहे हैं कि शायद निगरान काबीना के अंदर ही रद्द-बदल किया जाएगा और दोबारा कुछ लोगों को ऐड कर दिया जाएगा और कोई अबूरी सेटअप लाने की पोजीशन में इस वक्त ये PDM की हुकूमत या इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं है। और जहाँ तक इंतखाबात की बात है, इंतखाबात दहशतगर्दी का रोना तो हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से रो रहे हैं ना, और हम लोग प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं, हमें हालात नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि जो इस मुल्क के अंदर हमारे दिफाई इदारे हैं वो भी इस सारी चीज़ से, इस सारे मामलात से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं और उनको तमाम तर मालूमात भी हैं। और आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उन्होंने बड़ा वाज़िया पैगाम दिया कि उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान के अंदर से हमारे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और फिर हमारे पास एक्शन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये पैगाम ज़ाहिर बात है फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन पॉलिसी जो बनाने वाले हैं, आपको बेहतर पता है कि कौन लोग हैं और ये पैगाम क्यों दिलवाया गया है या ये पैगाम क्यों आया कि अब हमने कुछ चीज़ें तय करनी हैं और वो तय हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ें तय हो जाएंगी और ये जो दहशतगर्दी है इसके हवाले से कोई जामिया हकीमतअमली बना ली जाएगी। और इलेक्शन जो हैं वो मुझे नहीं लगता कि वो डिले होंगे। अक्टूबर के अलावा नवंबर में हो सकते हैं, मतलब दिसंबर में एक आध महीना 20 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मजीद डिले जो है वो इलेक्शन के अंदर कोई भी सियासी जमात इस वक्त नहीं जा रही। हालांकि मुस्लिम लीग नून और PDM की जो मौजूदा हुकूमत है इस वक्त सख्त मसाइल से दो चार है। और आज जो उन्होंने एक आपको बताया कि पेट्रोल पंप इस मुल्क की आवाम पर गिराया, जो महंगाई से पिसी हुई है, बुरे हालात हैं, 2 वक्त की रोटी के जो मामलात हैं वो नहीं चल पा रहे, तो अवाम के अंदर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, गम गुस्सा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। हालात उनके हक में बेशक नहीं है, लेकिन इलेक्शन से मैं नहीं समझता कि वो फरार चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो जाए और ये मामला किसी एक तरफ लगे, और वो भी चाहते हैं और हमारी मिलिट्री सर्विस भी चाहती है। लेकिन कैसे साहब, एक ऐसे वक्त में कि जब काबीना को तहलील होने में, असम्बलियों को तहलील होने में सालों का, महीनों का वक्त नहीं था, बस कुछ ही दिन ही रहते हैं। 12 अगस्त को जो है इनको तहलील हो जाना था। अभी क्या मकासद आपको लगता है कि हासिल किए
जाएंगे इस सारे अमल से? क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया जा रहा है? जो जैसे कि आपने कहा आज पेट्रोल बम गिराया गया है, वजीर खजाना जो इसाक डार हैं उन्होंने एक स्पीच की और उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आज हो रही हैं। अवाम तो अपने उन्हीं मसाइल उन्हीं मुश्किलात में घिरी हुई है, तो फिर ये क्यों इस तरफ लगाया जा रहा है अवाम को? हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं फाइनेंस इसाक डार साहब, वो बड़े बादशाह हैं और बड़े दरवेश दिल नजर आते हैं मुझे। वो आज फरमा रहे थे कि हमारे पास खरबों डॉलर्स पड़े हुए हैं और ये मुल्क जो है ये किसी भी डिफॉल्ट नहीं होगा और हमारी मईशत जो है वो दुरुस्त सिम पर जो है वो गामजन है। दुरुस्त सिम पर गामजन शायद आपके लिए तो होगी और शायद मौजूदा हुकूमत के लिए तो होगी, कुछ लोगों के लिए तो होगी, लेकिन इस मुल्क की जो इस वक्त 24 करोड़ आवाम है उनके लिए किसी सूरत नहीं है। वो बहुत परेशान हैं, उनके हालात बहुत बुरे हैं और इसमें आप रैंडम किसी से भी बातचीत कर लें, आपके सामने हम लोग सारा दिन न्यूज़ रिपोर्ट्स भी लेते हैं, हम लोग कवरेज भी करवाते हैं, हमें पता है कि आवाम इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। बिल्कुल ठीक है कैसर साहब, मुआशी इस्तेकाम तब तक नहीं आ सकता, सभी को पता है, जब तक कि सियासी इस्तेकाम ना आए। हमारे साथ रसूल दावर साहब भी कॉल पर मौजूद होंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। इस वक्त नाजरीन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा में सियासी वाबस्तगी रखने वाले अरकान काबीना को हटाने के हवाले से। इस वक्त हमें कॉल पर ज्वाइन किया है रसूल दावर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम रसूल साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। रसूल साहब ये बताइएगा कि आज जो मामला हुआ, कल खबर शेयर हो गई थी और फिर आज हम देख रहे हैं इस हवाले से, तो आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या मुहर्रकात थे और क्या वजूहात आपको लगती हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को इस तरह से हिदायत जारी करनी पड़ी? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये तो सबको इल्म है, बल्कि हर किसी के ज़बान पर है कि मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत है वो सियासी बुनियादों पर वजूद में आई है। तो इस वजह से तमाम पार्टियों के जो मेंबरान है, जो लीडर साहिबान है, वो खुद तस्लीम करते हैं कि इसमें इसका कितना हिस्सा है, इनके कितने वज़रा शामिल है। तो यकीनन इस बारे में अवाम में भी यही बात थी और खासकर जो सियासी पार्टियां हैं वो भी ये कह रहे थे, ये तस्लीम कर रहे थे कि इसमें जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और इसके अलावा जितने इत्तेहादी है इन सब की स्टेक्स है, अपने अपने वज़रा है। तो इस बात को लिए इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और देर या दुरुस्त है लेकिन नोटिस ले लिया। वजह ये थी कि कुछ सख्त तनकीद हो रही थी सोशल मीडिया पे, एक ऐसे निगरान हुकूमत है, ये तो सियासी पार्टी, बल्कि इसमें से तो कुछ ऐसे भी थे जो बाकायदा जलसों में शिरकत करते थे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने इस्तीफा भेज दिया, वो भी बैक डेट में। तो इसी तरह एक किस्म की सारी दुनिया को पता है कि ये जो मौजूदा निगरान सेटअप है ये निगरान से ज्यादा सियासी है और अपने पार्टी के साथ इसके एफिलिएशन ज्यादा है। तो इस वजह से इसको हम ये नहीं कह सकते थे कि इसके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकते हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया और बाकायदा वज़ीर आला साहब को लिखा है कि आप इसमें से उन लोगों को निकाले जो सियासी वाबस्तगी रखते हैं और बाकायदा मीटिंग में शरीक होते हैं। तो इस पर अब अनकरीब है कि वज़ीर आला साहब नोटिस, चूंकि वो बाउंड है, इलेक्शन कमीशन जो भी इस तरह के अहकाम जारी करते हैं उसका बाउंड होता है, वज़ीर आला वो फिर मानेंगे उसके हुक्म को। तो अब इम्कान है कि सुबह तक या एक दो दिनों के अंदर वज़ीर आला बाकायदा डिनोटिफाई करेंगे उन लोगों को, उन मिनिस्टर साहिबान को जो बराह रास्त सियासी चीजों में इन्वॉल्व है। लेकिन दूसरी जानिब इन ही सियासी जो क्या कहते हैं केयर टेकर मिनिस्टर साहिबान है, इन्होंने भी हाथ पांव मारना शुरू किए हैं, सिफारिशें शुरू की है। कुछ खास लोगों के पास भी गए हैं कि खुदा के लिए इन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद अगर हम रहे तो शायद मजीद हम एक्सटेंशन मिल जाए, अगर एक्सटेंशन ना भी मिल जाए तो हम फिर भी हुकूमत में है और ठीक ठाक हुकूमत में है। इस तरह हुकूमत है, ये नहीं लगता कि ये निगरान हुकूमत है, बल्कि यूं लगता है कि ये वो रेगुलर गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद आपकी तरफ आएंगे। ये जो हम सारा मामला देख रहे हैं, ये बताइएगा कि क्या एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि जो गैर ज़रूरी और बेजा तनकीद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबों पर इन सियासी अरकान की, जो काबीना के अरकान थे, और आपको लगता है कि वो वजह बन सकती है? नहीं, देखिए वो तो एक ज़िली वजह हो सकती है,
वो सती बात हो सकती है, लेकिन अगर हम इसको डीपली देखें, इसके नीचे तक जाएं तो हमें चीजें वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। मंजूर अफरीदी को देखें, ये किसी जमाने में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के लिए उम्मीदवार थे, मौलाना साहब, क्लियर कट। उसके अलावा रहमत सलाम खटक को देखें, मौलाना साहब के बंदे हैं, क्लियर कट। उसके अलावा मैं किस किस को गिनवाऊं? अभी आपको क्या लगता है, कुछ सुन मिली है किस किस को जो है वो डीनोटिफाई किया जाएगा? हिमायतुल्लाह खान जो है वो किसी पार्टी से नहीं है, ठीक है, जो मुशीर खजाना है, और वो बेहतरीन आदमी है, काबिल आदमी है, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब सिर्फ वो है। उसके अलावा तो पूरी काबीने में इस तरह कोई बंदा ही नहीं है जिसको अभी आपको कुछ सुनगुन मिली है कि डीनोटिफाई किसको किया जाएगा? नाम तो नहीं बता सकता, रसूल दावर ने क्लियर कट बात की है। मैंने भी इससे पहले आपको बताया है कि वो गवर्नर साहब के दरबार में गए थे, ठीक है, रसूल दावर ने खास लोगों के बारे में बता दिया, तो खास लोगों के पास भी गए, उन्होंने हाथ पैर मारना शुरू किया। उनको पता है, क्योंकि जब ये हुकूमत बन रही थी तो उसी दिन हमने कहा था कि ये हुकूमत 3 महीने के लिए नहीं है, ठीक है। उसी दिन मैंने भी पर दिया था, उस हवाले से अगर ट्वीट निकाला, रसूल दावर ने भी इस हवाले से बात की थी, फिदादी लीडर पेशावर के जितने भी जर्नलिस्ट हैं, कि ये हुकूमत ज्यादा कम से कम 6 महीने, तो 6 महीने तो गुजार चुके, इसका मतलब है इनका टाइम पूरा हो गया है। और इसलिए यहाँ पर पैसे भी ज्यादा इस्तेमाल हुए। हर कोई कोशिश कर रहा था कि मैं पैसों के जरिए इस काबीना में शामिल हूँ, क्योंकि ये काबीना जो है वो लंबे समय तक जाएगी, लंबी मुद्दत तक जाएगी। तो उसने तो अपना मुद्दत तकरीबन पूरा कर लिया, 6 महीने। हाँ, अलबत्ता कैसर साहब की बात से इस हद तक मैं इत्तेफाक कर सकता हूँ कि कुछ लोग रहेंगे इसमें, सारे फारिग नहीं होंगे। अब 26-25 बंदों की काबीना है, तो 25 बंदों में कम से कम 20 बंदे तो जाएंगे, 20 बंदे जाएंगे। और वज़ीर आला साहब को भी बदलना होगा, क्योंकि वज़ीर आला साहब जो है वो एक्टिव बंदे नहीं है, 80+ एक बंदा है, वो इस काबिल ही नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, इसके लिए एक्टिव बंदा चाहिए होगा। और हो सकता है कि वज़ीर आला के बगैर नहीं, हो सकता है कि वज़ीर आला साहब के बगैर कोई गवर्नर बंदा जो है वो आ जाए और वो इस सिस्टम को चलाए। बिल्कुल ठीक है। कैसर साहब, आपकी तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने जाहिद से भी यही सवाल किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दौर के मंसूबे थे उन पे बड़ी बेजा तनकीद की जा रही थी, और कोई ना कोई उसको करप्शन ज़्यादा साबित करने की कोशिश की जा रही थी। फिर शाहिद खटक के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इस सारे मामले की जड़ है, क्योंकि उन्होंने एक अवामी नेशनल पार्टी के जलसे में शिरकत की, और उसके बाद जब उनको डीनोटिफाई किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले से इस्तीफा दिया हुआ। तो आपको लगता है कि ये सारी कड़ियाँ मिल रही थी या नहीं, कुछ और मामला हुआ है? अच्छा फातिमा, जाहिद उस्मान ने कहा कि एक्टिव सीएम चाहिए, तो जाहिद उस्मान बहुत एक्टिव है। और दूसरी बात यह है कि जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की जो साबका हुकूमत थी उसकी तनकीद की जहाँ तक बात है, वो सही उन्होंने कहा जाहिद उस्मान ने कि वो सतही बात हो सकती है, और वो बेजा तनकीद नहीं है। उसके अंदर बहुत सारी ऐसे मामलात हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी तहकीकात हो रही हैं और कुछ की होनी चाहिए। लेकिन मामला ये है कि ये जो लोग 6 महीने गुजार के चले गए या जिन्होंने जाना है, ये सिर्फ जाएंगे, इनकी तहकीकात नहीं होंगी, इनसे कोई नहीं पूछेगा या इनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा कि ये किन मकासद के तहत आए थे, उन्होंने क्या अचीव किया और उन्होंने करप्शन हुई है, इन 6 महीनों के अंदर पैसे माल बनाया गया है, और इनकी तहकीकात भी होनी चाहिए। इनको सिर्फ डीनोटिफाई नहीं करना चाहिए। और जाहिद उस्मान ने थोड़ी सी ज्यादा बता दी कि 20 लोग जाएंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ 7-8 लोगों को डीनोटिफाई किया जाएगा, इससे ज्यादा लोग नहीं जाएंगे, और यही कैबिनेट के बाकी लोग जो हैं वो रहेंगे, और इसमें कुछ लोगों को ऐड कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई जो हुकूमत थी साबका, उसके ऊपर जो तनकीद का वाला मामला है वो बेजा नहीं है, उसके ऊपर इनका हक नहीं था, इनका काम ये नहीं था कि ये उसके ऊपर तनकीद करते। जिस मकसद के लिए आए थे उस मकसद को अगर ये पूरा नहीं कर सकते थे तो सिर्फ अपना काम करते, अपने मामलात चलाते और घर चले जाते। लेकिन इन्होंने आके जाहिर बात है पॉलिटिक्स की है इन्होंने, क्योंकि सियासी लोग थे ज्यादातर, तो उन्होंने सियासत की है। तो सियासत के ऊपर हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो उसने बहुत देर कर दी। अब तो मामलात मैं समझता हूँ कि वैसे भी समेटे जा रहे थे और इनका बोरिया बिस्तर गोल किया जा रहा था। तो ये एक उन्होंने अपना एक सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए, अपने प्रेजेंस शो करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको डीनोटिफाई करना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, रसूल साहब की तरफ चलेंगे। रसूल साहब, एक और जो एस्पेक्ट था उसको भी अगर हम कवर कर लें अपने प्रोग्राम में, कि अगर ये जो सारा मामला था, अभी हम देख रहे हैं कि हटाने की बात कर दी गई है, इनको इलेक्शन में जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर कितने सवाल आ सकते थे। अभी जाहिद ने कहा कि हो सकता है कि जो निगरान वज़ीर आला हैं उनको भी फारिग कर दिया जाए। तो आपको लगता है क्या ये ज़रूरी है इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने के लिए, कोई सवाल ना उठे इस हवाले से? यकीनन जो मुखालिफ पार्टियां हैं मौजूदा, जो PDM के लोग हैं या जो इत्तेहादी है, उनके मुखालिफिन तो यही इल्ज़ाम भी लगाएंगे और वो किसी हद तक दुरुस्त भी है। वो तो कह रहे हैं कि ये
पार्शियल गवर्नमेंट नहीं है इस वक्त। ये बल्दियाती ये जो आने वाले इलेक्शन है वो नहीं करा सकते। वजह यह है कि वो उनका झुकाव है एक पार्टी की जानिब और वो अपने पार्टी के लिए तगवदो कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। इस पर आम लोगों में भी, सोशल मीडिया पे भी तनकीद हो रही है। हत्ता कि इसके जो मौजूदा वज़रा मुशीर वगैरह है उस पर भी तनकीद हो रही है कि ये कैसे लोगों को इकट्ठा किया गया है। लेकिन अब यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है वज़ीर आला साहब को। अब वज़ीर आला साहब वो कितने लोगों को निकालते हैं, कितनी जल्द निकालते हैं, डीनोटिफाई करते हैं। अगर उन्होंने इस हुक्म से मानने से इनकार किया तो वज़ीर आला साहब भी इसमें इलेक्शन कमीशन उस पर भी नोटिस ले सकते हैं। लेकिन वो फिर भी हुक्म मानने को तैयार है और वो मानेंगे। और जिस तरह जाहिद साहब ने कहा कि 10, 12, 14 लोग, 15 लोग शायद इसमें जा सकते हैं। लेकिन आइंदा के लिए ये नहीं है कि दोबारा नए लोगों को लाएंगे, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन की जानिब इलेक्शन कमीशन हरकत में आ गया है। पहले तमाम लोगों की जो सियासी मुखालिफिन थे वो बार बार इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे थे कि देखिए इनके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं सकते, तो इसको हटा दे। तो अब ये है कि थोड़ा सा जो माहौल है इलेक्शन के लिए, अगर ये इन लोगों को हटाया गया तो फिर वो जो मुखालिफ है वो भी रिजल्ट मानने की जाने बढ़ जाएंगे। पहले तो वो इसके होते हुए रिजल्ट, शायद जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो पहले से कह रहे थे कि हम नहीं मानेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब थोड़ी सी उम्मीद पैदा हो गई है। अगर हालात सूबे के अच्छे रहे और बर वक्त इंतखाबात हुए जिस तरह कहा जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी अब सुनने में आया है कि हालात की खराबी का बहाना बनाकर कोशिश कर रहे हैं कि इन इंतखाबात को डिले किया जाए या 6 मंथ दिए जाए वगैरह वगैरह। लेकिन इससे सख्त हालात इसी सूबे में हो गुजरे हैं। इससे सख्त हालात शुमाली जुनूबी वज़ीरिस्तान या कबायली अजला में हो गुजरे हैं, लेकिन इंतखाबात कभी भी इल्तिवा का शिकार नहीं हुए हैं। बिल्कुल ठीक है रसूल साहब। जाहिद ने कहा है कि उन्हें लगता है कि इंतखाबात अगर हुए तो वो मुआज्जे से कम नहीं होगा। आपकी और कैसर साहब की सवाल से क्या राय है ये भी हम जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। नाजरीन आप साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाजरीन। हम बात कर रहे थे इलेक्शंस के हवाले से। कैसर साहब की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि कैसर साहब आपको क्या लगता है, क्या वाकई इलेक्शन अपने वक्त पे अब हो जाएंगे जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाजुर में अगर हम बात करें तो? देखिए ये बात मैंने अभी भी पहले भी की है कि मुझे बज़ाहिर ऐसा नजर नहीं आता, ना विभाग के अंदर कोई ऐसी फिजा है कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए या हालात बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अभी भी जो चीज़ें बिगड़ी हैं या जहाँ से बिगड़ रही हैं वहाँ पर राब्ते हो रहे हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए आज एक बड़ा वाज़िया मैसेज दे दिया गया। मैंने पहले भी जिक्र किया कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा और फॉरेन पॉलिसी और सारी चीज़ें, जाहिर बात है कि ये हमारे साथ इदारों के साथ और सबके साथ मिल बैठ के सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। तो मसला तो है, मसले का जिक्र तो हम लोग पिछले 1 महीने डेढ़ से कर रहे हैं। इस मसले को हल करना है और इसके हल के लिए इदारे ही अपना रोल प्ले करेंगे। सियासी शख्सियात इदारों के बिहाफ पर ये बात कर सकती हैं, लेकिन सियासी शख्सियात या सियासी जमातें खुद कुछ नहीं कर सकती। तो अब मामला ये है कि इसके ऊपर बातचीत का अमल तो पहले से जारी था, लेकिन इसको मजीद तेज करने के लिए अहकाम जारी किए गए हैं और इसकी रोकथाम के लिए काम हो जाएगा। ये चीज़ें शायद कंट्रोल हो जाएंगी आने वाले वक्त में। और इलेक्शन बज़ाहिर ऐसा कोई फिजा नहीं है वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर के आगे किए जाएं या कोई सियासी जमात ऐसा चाहती है। MQM ने कहा कि मरदमशुमारी वाला मसला है, लेकिन इसके अलावा बाकी कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जो इलेक्शन को डिले। ठीक है, आपको इलेक्शन की फिजा हमवार नजर आ रही है। रसूल साहब आपको क्या मौक़िफ़ है इस पे? बिल्कुल, अगर बहानाबाजी न हो हुकूमत की जानिब से तो इलेक्शन की फिजा तो इससे कबल जो इलेक्शन हुए थे वो इससे ज्यादा खराब सूरत हाल के अंदर हो चुके हैं। हमारे सूबे के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी, बाकी पाकिस्तान में भी। अगर बहानाबाजी न हो, खराब हालात का बहाना बनाकर इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। इलेक्शन तब भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि कुछ मखसूस पार्टी और कुछ मखसूस पार्टियों के जो लोग हैं वो तो मिलिटेंट्स के वैसे भी निशाने पे है, जिस तरह पहले भी उसको निशाना बनाया जा चुका है। लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि उसकी पूरी पार्टी के साथ या इसी तरह बड़े हमले धमाके, क्योंकि इस बाजावर के हमले के भी अपने एक्सपेक्ट है। आपको पता है कि धमाका क्यों हुआ, किसने किया और किस लिए किया। क्योंकि ये पूरे JUI उसी वक्त मलाकंड में जमात इस्लामी का जलसा भी होने जा रहा था। वही सिराजुल हक जिस पे खुदकश हमला भी हुआ है।
तो इसका ये मकसद नहीं है कि ज्यादा गैदरिंग को देखकर खुदकश उसकी तरफ लपका। अगर ज्यादा गैदरिंग को निशाना बनाना था तो वहां भी जा सकता था, लेकिन ये अंदर जो अंदरूनी जो सूरत-ए-हाल होती है, अब ये बाजावड़ के वाकये में ये 2019 से ये झगड़ा चल रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के मुकामी जो वहाँ पे क़ियादत है और इसके अलावा ये जो दाइश है इसके दरमियान ये 2019 से ये मुसलसल वाक़यात इसके दरमियान हो चुके, इसकी अपनी हिस्ट्री है। तो इस वजह से ये नहीं है कि वो आने वाले अगर इलेक्शन हो गए तो उसमें इसी तरह की खुनरेजियां होगी। अलबत्ता किसी हद तक खौफ व हिरास हो सकता है, लेकिन इलेक्शन हो सकते हैं अगर हुकूमत चाहे तो। ठीक है, आपको लगता है कि टारगेटेड हमला था जो कि खास सियासी जमात पर किया गया था पुरानी अदावत की वजह से। प्रोग्राम में हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो भी इंतहाई अहम है, सेहत कार्ड के हवाले से है। मुशीर ख़जाना हिमायतुल्लाह ने इसहाक डार को ख़त लिखा है और ख़त का मतन यह है कि कबायली अजला के जो सेहत कार्ड समेत दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी अखराजात वफाक अदा करे। जाहिद बड़ी आपकी गहरी नज़र होती है जो तमाम मर्जर एरियाज़ हैं उनके ऊपर, तो अब आप बताइएगा कि किसको अदा करने चाहिए ये फंड्स? वफाक को अदा करने चाहिए, लेकिन अब अच्छा है आज एक दूसरा बंदा भी है वो भी इस पे बात करेगा सही तफसीली। रसूल दावड़ चूँकि उसका ताल्लुक भी कबायली अजला से है और वज़ीरिस्तान सबसे अफेक्टेड एरिया से है। इस तरह है कबायली अजला के लिए 10 साल का जो प्लान रखा गया तो उस पर तो हमने तफसीली बात की है। 83 अरब रुपए आज तक इन लोगों ने दिए AIP के तहत। ADP के तहत जो पैसे हैं उसमें भी पिछले साल के बजट में आज तक ये लोग सिर्फ 11 अरब दे पाए हैं। गालिबन 100 अरब सालाना देने का वादा किया था। 100 अरब देने का, और 55 अरब में 57 अरब में ये इन लोगों ने 11 अरब दिए। ठीक है, तो 11 अरब अगर आप 57 देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वैसे भी हालात बुरे हैं। खैबर पख्तूनख्वा जो है अगर फुल बजट के हवाले से हम बात करें तो डिपेंडेंसी जो है वो वफाक पर 90% है तकरीबन। तो 12% खैबर पख्तूनख्वा खुद प्रोड्यूस करता है जो बिजली का खालिस मुनाफा होता है उसके अलावा, लेकिन उसके पैसे भी वफाक से आने होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अपने तो इसके अलावा और कोई वसाइल नहीं है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ नहीं है। वैसे भी दहशतगर्दी के 20 साल का जो दौर गुजरा है उसमें फैक्ट्रियाँ तो तकरीबन बंद हो गई हैं, कारोबार है नहीं, लोगों को बत्ती की कॉल्स आती हैं, ये चीज़ें वगैरह बहुत सारे मुहर्रिकात हैं इसके। यहाँ पर सिचुएशन ख़राब है। अब वफाक जो है, वफाक जो सबसे ज़्यादा जुल्म कर रहा है वो ये है कि फाटा को इन लोगों ने मर्ज किया खैबर पख्तूनख्वा के साथ। अब NFC में फाटा का हिस्सा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को मिलना चाहिए। पहले तो NFC में था ही नहीं क्योंकि वो तो वफाक के अंडर था। आर्टिकल 160 के तहत खैबर पख्तूनख्वा जो है उसका हिस्सा बनता है, तो खैबर पख्तूनख्वा को हिस्सा जो है मिलना चाहिए। हमारा जो शेयर है उसमें NFC में वो 15% है। अभी हमारा जो शेयर है तकरीबन होना चाहिए 18-19% होना चाहिए। तो हमें अगर 4-5% मजीद मिलते हैं तो हमें तकरीबन 150 अरब के आसपास रुपए मिलेंगे, जो काफ़ी रकम है खैबर पख्तूनख्वा को फाटा को हैंडल करने के लिए। और वफाक वैसे भी बाकी सूबे तो पैसे देते नहीं है। हालांकि सब सूबों ने वादा किया था जब खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला को मर्ज कर रहे थे 2018 में कि हम सब पैसे देंगे, किसी ने पैसे नहीं दिए। तमाम सूबे, बलूचिस्तान तो इस हालत में नहीं है कि वो पैसे दे सके, सिंध और पंजाब जो है वो देने को तैयार नहीं है। तो वफाक जो है, और वफाक भी अपना हक अदा नहीं कर रही। देखें इस तरह है कि वफाक को देना होगा। और आज जो खत है ये पहला खत नहीं है, इससे चंद दिन पहले एक और खत भेजा है हिमायतुल्लाह खान साहब ने। इससे पहले भी वो कोशिश करते हैं, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान निगरान वज़ीर आला, उसने भी खत भेजा था कि भाई हमारे पास तनख्वाहों के मसाइल हैं। फाटा तो एक साइड पे रख ले साहब का फाटा को, खैबर पख्तूनख्वा के रेगुलर जो मुलाजिमीन है उनको तनख्वाह बनाना जो है, उनके लिए तनख्वाह के पैसे पैदा करना सबसे मुश्किल काम है। इसमें मुश्किल पेश आ रही है। और बाकी आपके जो रनिंग प्रोजेक्ट है, और निगरान हुकूमत के पास वैसे भी तो नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे होते नहीं है। इन लोगों ने जो बजट रखा है वो रनिंग प्रोजेक्ट के लिए है, और तकरीबन 350 के आसपास आपके खैबर पख्तूनख्वा में रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो सब तो वही के वही खड़े हैं। आप देख रहे हैं कोई ईंट लगी है, कोई ईंट नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्ट जो है अभी तक पोस्टपोन्ड है, सस्पेंडेड है पिछले 6 महीने से। वफाक पैसे नहीं दे रही। अगर इसहाक डार साहब कहते हैं कि मईशत हमारी अच्छी है, वो कैसर साहब ने सही बात की, बड़े मलंग आदमी है। अगर मईशत इतनी अच्छी है तो 20 रुपए पेट्रोल बढ़ाने की जरूरत क्या थी? अगर आपकी मईशत इतनी अच्छी है, तो कल आपका स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहा था कि हमारे पास 8 अरब की रिजर्व है, तो 8 बिलियन की रिजर्व है, आपकी मईशत कहाँ अच्छी है? बिल्कुल। इससे पहले जब हुकूमत जा रही थी वो 14 अरब पे छोड़ के गई थी। 14 अरब और टोटली कुल मिलाकर 19 अरब बनते थे। तो वो 19 अरब से आपके पास 8 अरब है, तो मईशत कहाँ से अच्छी हो गई? और ये भी एक बात है, ये मैं एक इजाफा करता जाऊँ पिछले टॉपिक में, कि इंतखाबात नहीं होने जा रहे हैं। अगर इंतखाबात होने होते तो जाते जाते सरदार साहब इजाफा ना करते। ठीक है, चलेंगे हम रसूल दावड़ साहब की तरफ, क्योंकि जाहिद ने कहा है कि वो बहुत रेलेवेंट है इस टॉपिक पर बात करने के लिए। लेकिन नाज़रीन, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेहत कार्ड के हवाले से जो कबायली जो मर्ज एरियाज़ हैं वहाँ पर मसाइल चल रहे हैं। मुशीर ख़जाना हमायतुल्लाह ने इसाक डार को ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि साबिका कबायली अजला का NFC शेयर मिलने तक जो सेहत कार्ड का खर्चा है वो वफाक बर्दाश्त करे। रसूल साहब, आपका क्या तज्जिया होगा इस हवाले से? आप क्या देख रहे हैं? जो वादे किए गए थे वो वफा नहीं हुए। यकीनन मुशीर खजाना हिमायतुल्लाह ने जो इसाक डार को खत लिखा है वो ये बिल्कुल मौजूदा सूरत हाल में उसको लिखना भी चाहिए था और इस पर जो निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की उसको जोर भी देना चाहिए। वजह यह है कि ये हमारे बकायाजात है वफाक के अंदर, वफाक के ऊपर सूबे के, ये लिए कि ये आज है, ये गुज़श्ता साल के भी है, रवा साल के भी है और वो बाउंड है कि वो देंगे। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में भी जो वहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी है उनमें भी ये फैसले हुए हैं कि जून, जो गुज़श्ता साल जून था, उस तक जमा अजला के कार्ड के अखराजात वफाकी हुकूमत अदा करेंगे। लेकिन अभी तक लेकिन इन सब चीज़ों का जो फायदा होगा वो प्रैक्टिकली पता नहीं ये क्यों इस तरह चाहते हैं। एक तरफ तो ये निगरान हुकूमत में बैठ के अपनी पार्टी के लिए और वोट बैंक बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे इकदाम कर रहे हैं कि जो मौजूदा सेटअप है खैबर पख्तूनख्वा के निगरान हुकूमत का, कि वो खुद को लोगों को खुद से दूर कर रहे हैं। और इस वजह से क्योंकि ये इनिशिएटिव PTI का था गुज़श्ता हुकूमत में, फिर वो दोबारा लोगों को कहते हैं कि देखो जी हमने तो आप लोगों को सेहत कार्ड दिया था और इन लोगों ने खत्म कर दिया। इसी तरह अगर आज पेट्रोल की रेट भी बढ़ जाती है तो लोग फिर कहते हैं ये फिर किस तरह हुकूमत है आपकी। इसी तरह जो भी इकदाम करता है आवाम की मफाद में ना हो। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इलेक्शन से कबल कैसे चीजों को महंगा किया जा सकता है या कैसे कबायली अजला में हेल्थ कार्ड जैसे इशू को पैदा किया जा सकता है। इससे तो आपके वोट जाहिर ने यही नुक्ता उठाया है कि अगर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर ये महंगाई किस बात की, फिर तो महंगाई नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ये तो ठोक बात है, क्योंकि अभी तो आप वोट लेने के लिए लोगों के पास जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि जी आपने अभी अभी 20 रुपए पेट्रोल के लीटर और डीजल के लीटर जो बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए? आप तो तमाम पार्टियां मिलके तकरीबन सिर्फ जमात इस्लामी के अलावा और एक दो मजीद छोटी पार्टियां, उनके अलावा बाकी सब हुकूमत में शामिल है वफाक में। इसी तरह सूबे में भी इस तरह है, सिंध हुकूमत भी पीपल पार्टी के पास है, हर कोई मजे में है। तो ऐसे में तो जो दो पार्टियां रहती है, एक तहरीक इंसाफ और दूसरा जमात इस्लामी। तहरीक इंसाफ को तो उस चेयरमैन की वजह से साइडलाइन पे किया गया है, उसकी बयानात और उनकी किरदार की वजह से, लेकिन एक ही पार्टी पर रह जाती है जमात इस्लामी। बाकी तो सारे जितने भी वो हुकूमत में इस वक्त शामिल है, और जब शामिल है और वो ऐसे इकदाम कर रहे हैं तो लोग उससे ये वोट कैसे हासिल करेंगे? ये तो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पता नहीं ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। रसूल साहब, एक सवाल आपसे और भी है, क्योंकि जाहिद ने भी कहा कि आपका ताल्लुक भी जो है वो मर्जर एरिया से ही है। सेहत कार्ड कितना बेनिफिशियल है वहाँ के लोगों के लिए, और अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह से मस्बत जवाब नहीं आता इसाक डार की तरफ से, आपको क्या लगता है अवाम में कितना गम गुस्सा आएगा? यकीनन सेहत कार्ड का जो प्रोजेक्ट था, गुज़श्ता हुकूमत का बेहतरीन प्रोजेक्ट था, उसमें मज़ीद भी गुंजाइश थी जिसको अच्छा किया जा सकता है। लेकिन अब इस वजह से अगर सेहत कार्ड बंद हो गया तो कबायली अजला हमारे जितने भी लोग हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पेशावर में भी, हर अस्पताल में भी वो दुआएं देते हैं कि सेहत कार्ड की वजह से इनकी इतनी बड़ी बीमारी थी, उस पर 2, 3, 4 लाख रुपए खर्च होते थे और उनका इलाज फ्री ऑफ कास्ट हुआ। तो यकीनन इस वजह से जो वोट बैंक है वो फिर PTI की जानिब या दूसरे पार्टी की जानिब जा सकती है। मौजूदा PDM अगर और मौजूदा इत्तेहादी, उसकी वोट इससे घट सकती है, क्योंकि वो कहेंगे कि जी आप उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया था उस पर आज आप अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उस वक्त वो पैसे दे सकते हैं तो आज तो आपको IMF ने भी पैसे दिए हैं, चाइना ने भी दिए हैं, सऊदी अरब और दीगर लोगों ने भी पैसे दिए हैं, तो अब क्या हुआ? यानी अगर उस वक्त जो कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो रहा था, तो उस वक्त अगर ये प्रोग्राम चल सकता था तो आज क्यों नहीं चल सकता है जब आज आपके पास पैसे भी है? तो ये चीजें लोग नोट कर रहे हैं, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये अपने वोट घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं इकदाम की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन मालूम नहीं कि
ये अपनी हुकूमत, आने वाली हुकूमत के लिए साजिश कर रहे हैं कि वो ना आए इक़्तिदार में, या क्या क्या चाहते हैं? अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी जी जी, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बिल्कुल अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए थे, चाहिए तो ये था कि आप जाते जाते आप बिल्कुल यानी आप धड़ाधड़ शुरू कर लो, लोगों को खुश करने के लिए रेट्स भी नीचे ले आओ, पेट्रोल की रेट्स भी और बाकी चीजें भी। लेकिन अब पता नहीं ये जाते जाते इस तरह कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि ये इनके जाने का कोई हो सकता है उनका जाने का मूड ना हो। कैसर साहब की तरफ चलते हैं। कैसर साहब, आप बताइएगा इस हवाले से, कमेटी ने ये भी फैसला किया था, जो खत का मतन है उसमें कहा गया कि कमेटी ने ये भी फैसला किया गया था कि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की फंडिंग भी वफाक से जारी रहेगी। और साथ ही सेहत कार्ड के वाले से जो हम बात कर रहे हैं कि अब वो कह रहे हैं कि सेहत कार्ड का जो फंड है वो भी वफाक से आना चाहिए। क्या लगता है आपको, वफाक में बैठ के क्या मूड है वफाक का? अच्छा, आप भी ये सवाल बार बार कर रही हैं। रसूल दावड़ और जाहिद उस्मान भी ये कह रहे हैं कि महंगाई ना करते, इतने बुरे हालात ना करते अगर इलेक्शन करवाने होते। मेरी ये बात आप सनद कर लें, महंगाई हो या तबाही हो, इलेक्शन होने हैं और इनको इस चीज का पता है कि मामलात अभी तक उनके कंट्रोल में हैं और उनके साथ जिन लोगों के राब्ते हैं वो इनको इस बात की गारंटी करा चुके हैं कि इलेक्शन होंगे और आप लोग दोबारा बरसे इक़्तिदार आएंगे। ठीक है। और जहाँ तक मामला ट्राइबल एरियाज का है, 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाई। ये मामला उसी वक्त ही शुरू हुआ, उससे पहले भी जरूरी बात है 5 साल उन्होंने हुकूमत वहां पर की थी। तो ये बताएं कि इस 1 साल 100 साल के अंदर तो उस वक्त तो सब ने कहा ना कि हम बड़े भाई हैं। पंजाब ने भी कहा, सिंध ने भी कहा, बलूचिस्तान ने भी कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और ट्राइबल एरियाज के लोगों को जो उनके राइट्स हैं वो मिलेंगे, वो पैसों की अदायगियां करेंगे, फंड्स जारी किए जाएंगे। लेकिन उन 4 सालों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत की, उसमें भी उनका जो हिस्सा तय हुआ था वो नहीं मिल सका। फिर 1 साल 1.25 साल के अंदर हमने देखा कि इन्होंने भी कोई उसके ऊपर खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं किए। मामला ये है कि ये लोग सीरियस थे ही नहीं और उस वक्त वो जो काम मर्जर वाला था, इंजमाम वाला था, वो जल्दबाजी में हो गया। वो ऐसा कोई इतनी जरूरत नहीं थी, अगर थी तो फिर उसको प्रॉपर होमवर्क करके या जो आपने तय की थी चीजें उसके मुताबिक फिर आगे भी बढ़ाना था। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती, हमारे हुक्मरानों की, हमारे सियासतदानों की, हमारी हुकूमतों की बदकिस्मती यही रही है कि ये चीजें कर देते हैं और उनको ये पता नहीं होता कि आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वो काम ना हो सका और आज वो लोग जाहिर बात है अपने जायज हकूक की डिमांड कर रहे हैं और उनको मिलने चाहिए। जहां तक आपने जिक्र किया कि वो जो हेल्थ इंसाफ कार्ड था या जो हेल्थ कार्ड है, जितने लोगों से देखें, हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से हमने राय भी ली और लोगों से मालूमात भी दी उस कार्ड के हवाले से। ज्यादातर लोगों ने उसको अच्छा गिना और उन्होंने कहा कि इससे हमें बेहतर तिबी सहूलियात जो है वो मुयस्सर आई हैं और हमें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो अगर एक चीज अगर अच्छी हो गई थी या एक सहूलत अच्छी आपने लोगों को दे दी थी तो उसको जारी रखने के लिए इस विफाक का काम बनता है कि उनको उनकी जो जायज डिमांड है उनको पूरी करें। और दूसरी तरफ जो सूबों ने कमिटमेंट्स की हुई हैं और तहरीरी ये मुआहदे हुए हैं, कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है, ये सारी चीजें तहरीर हैं और इनके ऊपर तमाम तर जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं। तो उनको भी अपनी जो अपने पास उनके जो बजट्स है, जो उनका फंड्स हैं, उससे अपना जो हिस्सा उन्होंने देना था खैबर पख्तूनख्वा को दें, तब मामला आगे बढ़ेंगे। लेकिन जुबानी जमा खर्च चलता है यहाँ पर अमली इक़दाम हमें कम ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अमली इक़दाम जो हैं उसका काफ़ी फुकदान है। हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी मौजू है नाजरीन, वो है खैबर पख्तूनख्वा में जो एक मसला चला आ रहा है गुज़िश्ता 1.5-2 साल से, वो भत्ता कॉल्स का है। तजारती और कारोबारी हजरात से भत्ता तलब करने वाले गिरोह का सहूलतकार अदालत में पेश हुआ है। जाहिद उस्मान की तरफ चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि इतनी एक पूरा गैंग इसके पीछे था और ये भी कहा जा रहा था कि जो भत्ता कॉल्स थी वो पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से मौसूल होती थी, 1 करोड़ कॉल्स के हवाले से था। अभी आप क्या देख रहे हैं, कोई पेशरफ्त है? जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया है मुलजिम को। जो इस मुलजिम को पकड़ा है, बात गुल इसका नाम है, इसके पीछे 3 करोड़ का केस है जी। इसने 3 करोड़ मुख्तलिफ शख्सियात से तलब किए हैं। लेकिन ये बात गुल की बात नहीं है, इसके अलावा और भी लोग हैं जी। अगर हम देखें पिछले महीना 1.5 को हम देखें तो हमारे सामने केसेस आते हैं। फ़कीराबाद में 1-2 वाक़यात हुए, हयाताबाद में 1-2 वाक़यात हुए। पेशावर के सबसे बड़े कारोबारी जो लोग हैं, नाम नहीं बता सकते क्योंकि वो इश्तिहार में आ जाएगा, कमर्शलिज्म है,
तो वो चीज़ जो है उनके घर जो धमाका हुआ, और वो सबसे बड़े कारोबारी हैं, उनके पास तकरीबन 250 से लेकर 1200, वो कह रहे हैं हमारे पास 1200 मुलाजिमीन है। अगर एक बंदे के पास 1200 मुलाजिमीन है, उसके साथ इस तरह होगा तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो कारोबार समेट के चले जाएंगे यहाँ से। उनके पास तो पैसों की कमी है नहीं, वो बाहर भी जा सकते हैं, कहीं और भी जा सकते हैं। ये एक इंतहाई सीरियस इशू है, इसको कंट्रोल करना होगा। और ये सबसे बड़ा मसला जो है सिम बेचने का जो कारोबार है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर गलियों में भी सिम मिलते हैं। अच्छा, एक बंदे का शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं, बात करें मुफ्त में मिलती हैं सिम तो। हाँ जी, एक बंदे का शनाख्ती कार्ड रख लेते हैं तो ये उस पे पता नहीं 5 सिम चढ़ा देते हैं, और बंदा एक यूटिलाइज कर रहा होता है। अब मैं 2 सिम यूटिलाइज करना हो, अगर मेरे शनाख्ती कार्ड पे आप देख के शायद इस पे भी 5 हो, आप अपना देखे तो इस पे भी शायद 5 हो। ये चीज़ जो है, इससे ये चीज़ें हो रही हैं, और ये इसके लिए हम बाहर जो है मार्केट में बंदे को सिर्फ वो नहीं कर सकते, कंपनीज में भी बैठे लोग जो हैं उनको हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है कि हो सकता है वहाँ से लोग हों, क्योंकि वो चीज़ें तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू होती हैं। और अफगानिस्तान का जो लिंक है वो तो ऑलरेडी ये कैसर भाई ने बार बार कहा, और इससे पहले आपके जो है फॉरेन मिनिस्टर साहब और बाकी जो लोग हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से इसका लिंक है, और पुलिस भी इस हवाले से मुसलसल बात कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त है। बिल्कुल ब्रेक का वक्त है प्रोग्राम में इस वक्त, और ब्रेक पर इस वक्त हम जा रहे हैं। ब्रेक से आने के बाद हम इसी मौजू को कैरी करेंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की ताजर बिरादरी को मौसूल होने वाली भत्ता कालों के हवाले से, और साथ ही साथ हम आपको बता रहे थे कि तिजारती और कारोबारी हजरात से भत्ता तलब करने वाले गिरोह का सहूलतकार अदालत में पेश हुआ है। अदालत ने मुलज़म इबाद गुल को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। कैसे साहब, आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि आपने जायद की भी बात सुनी कि जो बड़े कारोबारी लोग हैं अगर उनको सिक्योरिटी ही नहीं मिलेगी तो उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो क्यों एक ऐसी जगह पर रह के कारोबार करेंगे जहां पर उनकी जान और माल दोनों को खदशात हों? फातिमा, कारोबार की अगर बात करें, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े कारोबारी लोग मौजूद हैं। कारोबार के लिए खैबर पख्तूनख्वा को बहुत मौजूद समझा जाता है, और वहाँ पर बड़े बड़े इस वक्त जो है इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। लेकिन वो आप वाली बात दुरुस्त है कि जब उनको बेहतर से बेहतरीन मौके मिलेंगे तो वो किसी सूरत अपनी जान को खतरे में, अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालेंगे, अपने कारोबार को खतरे में नहीं डालेंगे, और वहाँ से कूच कर जाएंगे। अब मामला ये है कि अच्छा निशानदेही कराई जाए उस्मान ने कि ये जो सिम कार्ड है ना, ये तो फ्री में भी तकसीम होते हैं, और इसकी जो बायोमेट्रिक का एक सिस्टम बनाया गया था, बायोमेट्रिक वाला निज़ाम भी मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर बिल्कुल फेल हो गया है। किसी का भी अंगूठा लगा के कोई भी किसी की सिम इस्तेमाल कर सकता है, और जिसके नाम पे सिम होती है उसको पता ही नहीं होता कि वो सिम किन मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही है, और वो उससे फिर बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक दूसरी बात बड़ी ज़रूरी है कि इन जो भत्ता माफिया है, या जो भत्ता की कॉल्स करते हैं, इसमें भी ये पूरा एक नेटवर्क है, और इसका भी जो मेन जो अगर हम लोग कह लें कि जो मरकज है वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहाँ के लोग इसके अंदर शामिल होते हैं, यहाँ पे लोग सहूलतकारी फराहम करते हैं, या कुछ लोग जो यहाँ पर गिरफ्तार हो जाते हैं तो वो उनका कनेक्शन किसी न किसी तरीके से जाके मिलता वहीं पर है, क्योंकि वहां से ऑपरेट करना, वहां से लोगों को कॉल्स करना या उनके नंबर से कॉल्स करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यहाँ पर तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हमारे बॉर्डर क्रॉस करके सुबह लोग दाखिल होते हैं और शाम को वापस चले जाते हैं। तो इसमें किसी को कॉल की, किसी से भत्ता वसूल किया, और बहुत सारे लोग जो है ना, आपको पता है कि इन मामला को देखते हुए वो रिपोर्ट भी नहीं करते, वो घबराते हैं कि हमारी जो है वो परेशानी में आ जाएगी या मामला बिगड़ जाएंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग दे सकते हैं, वो फिर किसी ना किसी हद तक निगोशिएशन करके उनके साथ मामला तय करके अपनी जान खलासी करते हैं। और उसके बाद वो नेक्स्ट ऑप्शन यही होता है कि वो किसी और मुल्क चले जाएं, किसी और शहर चले जाएं, किसी और सूबे चले जाएं और वहां पर जाकर कारोबार कर सकें। लेकिन ये किसी मसले का हल नहीं है, और इन तमाम तर मसाइल का हल एक ही है, और वो मसाइल का हल हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हमें अपने तमाम तर मामलात को उठाना होगा, बातचीत करनी होगी और हल करना होगा। एक आपको पता है कि पिछले 40-45 साल से हम लोग तकरीबन 40 लाख से ज्यादा जो अफगान मुहाजिरीन हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी तरह से उनको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर अफगान रेफ्यूजीज मौजूद हैं, और बड़े आसानी के साथ अपने तमाम तर कारोबार को वो करते हैं, हर तरह का काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पाकिस्तानियों से बहुत अच्छे और बड़े बड़े कारोबार हैं, उनके बड़े अच्छे कारोबार कर रहे हैं, और उनको परेशानी इसलिए नहीं है कि उनके पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पर नहीं तो वापस अपने मुल्क, या वहां पर कोई मामला सेट करके वापस इधर। तो ये नकलो हरकत हमें रोकनी होगी, और इसके ऊपर हमें इंटरनली बहुत काम करने की जरूरत है
कि यहाँ पर जो हमारे इस वक्त भाई मौजूद हैं, जो 40 लाख से ज्यादा तादाद है उनकी, उनका भी एक सिस्टम बनाया जाए, उनको भी किसी शहर किसी सूबे तक महदूद किया जाए, नहीं मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे। यानी मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस आपको लगता है कि बहुत जरूरी है। रसूल साहब की तरफ चलेंगे। रसूल साहब, आपने ये मौजू आप सुन रहे हैं, अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में भत्ता कॉल्स के हवाले से और इस तरह से बिजनेस कम्युनिटी को लाहक थ्रेट्स के हवाले से, तो हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज का जो एक तबका है, अगर हम बिलखसूस सिख बरादरी की बात करें, बड़े इफेक्टेड हैं। तकरीबन जो 80% सिख बरादरी है जो बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, वो सुबह छोड़ गई है। क्या लगता है आपको, सूरत हाल कितनी जो है वो अलार्मिंग हो सकती है अगर बिजनेस कम्युनिटी निकल जाए सूबे से? तो यकीनन आज इस हवाले से, चूंकि इस पर मैं पहले भी काम कर चुका हूं, तो आज भी इसके हवाले से मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो अरब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वहाँ पे गया था, वहाँ हमने फिर इसी मौजू पे काम किया। हमें आज भी बताया गया कि हमारे बहुत से जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े, वो छोड़ रहे हैं इस सूबे को, जा रहे हैं। वजह यह है कि इस सूबे से निकलते ही फिर वो बत्ता काल नहीं आती, लेकिन यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसको बत्ता काल भी आते हैं और वसूली भी होती है, लेकिन ये सिर्फ बिजनेसमैनों को नहीं, बदकिस्मत ये हमारी है कि हमारे सियासतदानों तक ने बत्ते अदा किए हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पे फायज थे। गुज़श्ता हुकूमत में सूबाई वज़रा ने बत्ते अदा किए, तो इस वजह से वो लोग जो बत्ते इकट्ठे कर रहे हैं उसके लिए भी ये मुनाफा बख्श कारोबार भी है, और इसी बत्ते के पैसे से फिर दहशतगर्दी में इजाफा